इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एलएसडी से साइकोटिक सिम्टम्स क्यों आते हैं, किस तरह के साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट्स डेवलप करते हैं एलएसडी के इम्पैक्ट में, कितने सीवियर हो सकते हैं साइकोटिक सिम्टम्स और कैसे इनका इलाज किया जाता है। इस बारे में इस वीडियो में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। एलएसडी मतलब लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा साइकेडेलिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से कई लोग साइकोटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं। एलएसडी और साइकोसिस के एसोसिएशन पर बहुत सारा रिसर्च साइकेट्री और साइकोलॉजी में किया गया है। इन दोनों के एसोसिएशन को जानने में डॉक्टरों ने ये चीज़ देखने में इंटरेस्ट ली है कि एलएसडी के इम्पैक्ट में कैसे सिम्टम्स आते हैं, कितने लंबे टाइम तक ये साइकोटिक सिम्टम्स बने रहते हैं और इनको कैसे मैनेज किया जाता है। क्या ये खुद चले जाते हैं या इनके लिए इलाज की ज़रूरत होती है, कितनी डोजेज पर कितने तरीके के सिम्टम्स आते हैं और कैसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग लेवल के सिम्टम्स देखने में आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें स्टडी की गई हैं। ब्रेन में एलएसडी के क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, कैसे वो साइकोटिक सिम्टम्स ही पैदा करते हैं, काफ़ी सारे इसके अंदर पहलू देखने जैसे हैं। पहले बात करेंगे कि एलएसडी होता क्या है और ये भी जानेंगे कि एलएसडी का इफेक्ट हमारे ब्रेन पर कैसे पड़ता है। एलएसडी एक साइकेडेलिक सब्सटेंस है जिसका मेन इफेक्ट हमारे ब्रेन के सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पर पड़ता है और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स कई तरह के होते हैं। उनमें से 5-HT2A वाले रिसेप्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है एलएसडी का। इन रिसेप्टर्स पर टारगेट करके एलएसडी एक पर्सन में उसके परसेप्शंस में डिस्टॉर्शन पैदा करता है, मूड में काफ़ी चेंजेस आते हैं, टाइम और रियलिटी को लेकर भी उसकी जो सेंस है, परसेप्शन है, वो चेंज हो जाती है। हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस होते हैं, इमोशनल रिएक्शंस आती हैं और ये इमोशनल रिएक्शंस काफ़ी इंटेंस हो सकती हैं जिसको कि टॉलरेट करना भी उस व्यक्ति के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने में आते हैं ये ब्रेन के अलग अलग एरियाज पर पड़ने वाले इफेक्ट की वजह से आते हैं, जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एमिगडाला, विजुअल कॉर्टेक्स, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, लिम्बिक सिस्टम और साथ ही ऐसे ब्रेन के एरियाज जो कि सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन सभी एरियाज में एलएसडी का इफेक्ट कई तरह के सिम्टम्स पैदा करता है। वैसे तो एलएसडी के जो इफेक्ट हैं वो ब्रेन पर कुछ ही घंटों तक बने रहते हैं, जो कि अक्सर 6 या 10 या 12 घंटे तक ही बने रहते हैं, पर कई मामलों में कई अलग अलग वजह से ये जो इफेक्ट्स हैं ये लंबे समय तक भी बने रह सकते हैं या फिर ये साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कंडीशंस डेवलप कर सकते हैं और जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ काफ़ी इफेक्ट हो सकती है। इसीलिए एलएसडी का साइकोसिस से एसोसिएशन समझा जाना ज़रूरी है। अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है या जिसे साइकेट्रिक कंडीशन कहेंगे, जिसमें ब्रेन में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं जिसकी वजह से पेशेंट का जो रियलिटी से जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। इसमें मेनली 4 या 5 तरह के सिम्टम्स देखने में आते हैं। एक तो डिल्यूजन्स होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा शक के विचार आ सकते हैं जो कि रियलिटी से काफ़ी अलग होते हैं। दूसरे लोग भी ऐसे बिलीव्स नहीं रखते, पर पेशेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड बिलीव्स रखता है और वो उन पर एक्ट करता है। उसे सच में लगता है कि दूसरे या तो उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं जिससे कि वो दुनिया में कोई बदलाव ला सकता है या ला रहा है। फिर इसी के साथ हेलुसिनेशंस भी एक सिम्टम होता है जिसके अंदर पेशेंट को कोई आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं जो कि वहाँ पर कुछ है नहीं पर फिर भी उसे सुनाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं जबकि वहाँ बाकी लोगों को वो सब दिखाई नहीं दे रहा। तो हेलुसिनेशंस में एक फॉल्स सेंसरी परसेप्शन होता है। इसी के साथ डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग देखने में आती है। आइडियाज़ जो हैं वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर उछलते रहते हैं। एक टॉपिक से बात करते करते पेशेंट बहुत डेविएट कर जाता है, फोकस नहीं बना के रखता अपने आइडियाज़ और थॉट्स को एक्सप्रेस करने में। अटेंशन कंसंट्रेशन की इश्यूज होते हैं और कई बार तो ऐसे वर्ड्स और ऐसी एक्सप्रेशंस पेशेंट बोलता है जो कि समझ भी नहीं आती दूसरों को। साथ ही डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी देखने में आते हैं जिसके अंदर पेशेंट काफ़ी एबनॉर्मली एक्ट करता है, कुछ बिजार सी एक्शंस करेगा, बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, बॉडी के मूवमेंट्स बदल जाएंगे, सेल्फ टॉकिंग कर सकता है, अपने आप ही कुछ बोलता रहता है, खुद से बात करता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस चेंज हो सकती है, उसके उठने बैठने सोने का तरीका बदल सकता है। साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा बेचैनी, गुस्सा, रेस्टलेसनेस आ सकता है या फिर हो सकता है वो एक ही जगह बहुत देर तक पड़ा रहे, हिले भी ना बिल्कुल।
तो ऐसे काफ़ी सारे डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर्स देखने में आते हैं। साथ ही एक पांचवा सिम्टम होता है जिन्हें नेगेटिव सिम्टम कहते हैं। इसमें पेशेंट के अंदर जो फीलिंग्स, इमोशंस, मोटिवेशन जो है उसकी भारी कमी आ जाती है। अब साइकोसिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो कई सारी साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ कंडीशंस में देखने में आते हैं। जो ये सिम्टम्स बताए वो खासकर कि स्किज़ोफ्रेनिया का काफ़ी एक कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होते हैं। स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, कुछ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये सारे सिम्टम्स थोड़ी बहुत मात्रा में देखने में आते हैं और कुछ बीमारियां तो पेशेंट के अंदर सिर्फ साइकोटिक सिम्टम्स लाती हैं। तो वहीं ये जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं ये ड्रग्स की वजह से भी डेवलप हो सकते हैं, जिसे सब्सटेंस इंड्यूस्ड साइकोसिस कहा जाता है। सब्सटेंस की जगह हम वो पर्टिकुलर केमिकल लगा सकते हैं, जैसे कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस, साइकेडेलिक या फिर एलएसडी इंड्यूस्ड साइकोसिस। कुछ इस तरह के कंडीशंस भी देखने में आती हैं। हालांकि जो ड्रग्स की वजह से आने वाले साइकोटिक सिम्टम्स हैं उनकी क्लिनिकल पिक्चर थोड़ी अलग होती है स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर में मिलने वाले साइकोटिक सिम्टम से। पर कई मामलों में ये जो ड्रग्स होते हैं ये कोई अंडरलाइंग मतलब कोई दबा हुआ साइकोटिक डिसऑर्डर ट्रिगर भी कर सकते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों के सिम्टम्स काफ़ी अलग तरह के देखने में आते हैं। अब बात करेंगे कि एलएसडी साइकोटिक सिम्टम्स लाता कैसे है। जैसा कि पहले बताया कि एलएसडी ब्रेन में जाकर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स के साथ जाके छेड़छाड़ करता है और ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की सिग्नलिंग को बदल देता है, जिससे कि पेशेंट कई तरह के साइकोटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर सकता है। अब इसमें कुछ इस तरह के मैकेनिज्म्स देखने में आते हैं, जैसे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स की ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है। हमारे ब्रेन के कुछ हिस्से जो कि परसेप्शन और हमारी कॉग्निटिव फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें नॉर्मल फंक्शनिंग होते रहने के लिए सेरोटोनिन के नॉर्मल लेवल्स बने रहने ज़रूरी हैं। पर अगर वहाँ के रिसेप्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे और सेरोटोनिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में हमारे परसेप्शन में और कॉग्निशन में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे जो कि साइकोटिक सिम्टम्स पैदा करते हैं। कॉग्निशन का मतलब है हमारे थिंकिंग प्रोसेसेस, जैसे अटेंशन, मेमोरी, कंसंट्रेशन और हमारे डिसीजन मेकिंग जैसे कुछ ऐसे एरियाज, ये हमारे कॉग्निशन का पार्ट होते हैं। तो पेशेंट के ये सारे एरियाज अफेक्ट हो सकते हैं अगर सेरोटोनिन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाए। दूसरा मैकेनिज्म आता है कि ये ब्रेन में कई दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल में इम्बैलेंस ले आता है। खासकर कि डोपामीन और ग्लूटामेट दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिन पर एलएसडी का काफ़ी अच्छा खासा असर पड़ता है। जैसा कि पहले बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया और कुछ दूसरे ऐसे साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जो साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो डोपामिन के ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से होते हैं। दिमाग के अंदर डोपामिन की सिग्नलिंग बढ़ जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे कि स्किज़ोफ्रेनिया में साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं। इसी तरह का असर एलएसडी का भी ब्रेन पर पड़ता है, जिस वजह से डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस वाले सिम्टम्स आते हैं एलएसडी के इम्पैक्ट में। फिर इसी के साथ एक तीसरा मैकेनिज्म होता है कि हमारे ब्रेन में पाया जाने वाला डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, उसकी फंक्शनिंग को एलएसडी बदल देता है। हमारे ब्रेन में कई सारे हिस्से आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और एक नेटवर्क बना के रखते हैं। उनमें से एक नेटवर्क होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। अगर ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क सही से काम करे, बैलेंस तरीके से इसमें एक्टिविटी चलती रहे, तो हम रेस्ट पर भी शांत रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं। पर अगर ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाए तो ऐसे में हमारा मन बहुत ज़्यादा भटकता है, विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, विचार कंट्रोल में नहीं रहते, और साथ ही डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होने की वजह से हमारा रियलिटी से भी कनेक्शन ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये हमारे माइंड में रियलिटी की एक सेंस बनाकर रखता है जिससे कि हमारी ईगो बाउंड्रीज बनी रहती हैं। पर एलएसडी के इम्पैक्ट में ये ईगो बाउंड्रीज टूट जाती हैं, जिससे कि पेशेंट को लगता है कि जैसे वो और यूनिवर्स अब एक हो गए हैं। कॉन्शियसनेस का जो है एक एक्सपेंशन हो रहा है। पेशेंट को बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, डिसोसिएटिव एक्सपीरियंसेस आते हैं। पेशेंट को ऐसा लगता है बाहर की दुनिया रियल नहीं है या जैसे वो अपने शरीर में मौजूद नहीं है। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो पेशेंट को बड़ा अनरियल सा एक्सपीरियंस देते हैं, ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क के एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से होता है। तो साइकोटिक सिम्टम्स का होना और साथ ही रियलिटी से डिटैच हो जाना, ये एलएसडी के इम्पैक्ट में आ जाता है, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की एबनॉर्मल फंक्शनिंग से आता है। फिर इसी के साथ चौथा एक मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में आने वाला स्ट्रेस रिस्पॉन्स। बहुत ज़्यादा एलएसडी लेने की वजह से बॉडी जो है वो एक तरह का स्ट्रेस रिस्पॉन्स देती है। बॉडी के ऊपर बहुत सारा तनाव आता है, दिमाग जो है वो बहुत ही ओवर स्टिमुलेट हो गया है, तो बॉडी के बड़े सारे दूसरे मैकेनिज्म जो है वो ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगी, मसल में बहुत कॉन्ट्रैक्शन होगी, खिंचाव आएगा मांसपेशियों में, शरीर में दर्द महसूस हो सकता है,
सर दर्द या बॉडी के किसी दूसरे एरिया में बहुत दर्द हो सकता है, शरीर में बहुत थकान महसूस हो सकती है, या इसी के उलट बहुत ज़्यादा एनर्जी भी महसूस हो सकती है। तो इस वजह से ये जो एलएसडी है ये बॉडी के अंदर काफ़ी स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज लाता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर मूड चेंजेस आते हैं और कई सारे दूसरे नेगेटिव इमोशन के एक्सपीरियंसेस देखने में आ जाते हैं। साथ ही अगर ये एलएसडी के इम्पैक्ट लंबे टाइम तक बने रहें तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस बना रहता है, पेशेंट की अपनी रोज़मर्रा की जो जिम्मेदारियां हैं, रूटीन है, उसको हैंडल करने में क्षमता उतनी नहीं रह पाती। इस वजह से पेशेंट के अंदर अगर कोई अंडरलाइंग दबा हुआ साइकोटिक डिसऑर्डर है, मतलब आज तक वो साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप नहीं हुआ, पर इस स्ट्रेस के इम्पैक्ट में वो साइकोटिक डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, जिस वजह से पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया वाली कंडीशन आ सकती है, जिसमें कि एलएसडी लेने के बाद भी लंबे समय तक ये साइकोटिक सिम्टम्स बने रह सकते हैं। तो ये तब होता है जब एलएसडी की वजह से बॉडी के ऊपर एक तरह की परमानेंट सी डैमेज हो गई हो, ब्रेन के अंदर एक परमानेंट सा कुछ बदलाव आ गया हो, जो कि पेशेंट के अंदर बहुत तनाव लाता है। अब बात करेंगे कि किस तरह के साइकोटिक रिएक्शंस या साइकोटिक डिसऑर्डर्स एक पेशेंट डेवलप कर सकता है एलएसडी के इम्पैक्ट में। एलएसडी की वजह से अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं, जो कि कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। पेशेंट की पर्सनैलिटी, या पेशेंट के अंदर कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना साइकोटिक डिसऑर्डर की, या फिर पेशेंट की एज कितनी है, या कितना जो है एलएसडी का डोज लिया गया है, कितने लंबे समय तक लिया गया है, किस सिचुएशन में लिया गया है। काफ़ी सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कि पेशेंट को किस तरह की मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप होगी। सबसे पहले बात करेंगे एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस की। तो एलएसडी लेते दौरान या एलएसडी लेने के बाद थोड़े बहुत साइकोटिक सिम्टम्स पेशेंट एक्सपीरियंस करता ही है, जैसे कि डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एक्सपीरियंस होगी, कुछ पैरानॉइड डिल्यूजन्स एक्सपीरियंस में आ सकते हैं, शक के विचार बहुत मन में पनप सकते हैं, कुछ हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जिसमें कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन डेवलप हो सकती है, जिसमें कि आवाज़ें जो हैं वो बहुत उसको धिक्कारती हैं, गालियाँ दे सकती हैं, नेगेटिव बातें बोल सकती हैं, जिससे कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। इस तरह के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो अक्सर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और अगर ड्रग का इफ़ेक्ट एक बार ख़त्म हो जाए, बॉडी के अंदर से ये वॉश आउट हो जाए, तो ये सिम्टम्स भी चले जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। कन्फ्यूजन का होना, डिसओरिएंटेशन का होना, थोड़ा बहुत कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का भी एहसास आना, इमोशनल नमनेस महसूस होना, इमोशन में बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी महसूस करना, पैनिक की फीलिंग्स आना, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पैदा हो जाना, ये सारे कुछ ऐसे एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस का पार्ट होते हैं। ये एक्यूट रिएक्शंस कितने समय तक बनी रहती हैं? आमतौर पर तो ये कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ही बनी रहती हैं, बट कुछ रेयर केसेस में ये एक्यूट रिएक्शंस काफ़ी लंबे समय तक भी बनी रह सकती हैं। इस तरह के एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन के ट्रिगर क्या होते हैं? एक तो है कि बहुत हाई डोज पे एलएसडी का लिया जाना, फिर साथ ही किसी तरह का स्ट्रेस है जो कि पेशेंट काफ़ी समय से एक्सपीरियंस कर रहा था, उसकी वजह से भी एलएसडी लेने से ये एक्यूट रिएक्शंस आ सकते हैं, जिसे कि बैड ट्रिप का नाम दिया जाता है, जिसमें कि बहुत ही नेगेटिव ओवरवेलमिंग फीलिंग्स एक्सपीरियंस में आती हैं। अब बात करेंगे दूसरे साइकोटिक डिसऑर्डर की, जो कि एलएसडी की वजह से आ सकता है। वो होते हैं परसिस्टिंग साइकोटिक सिम्टम्स, मतलब जहां साइकोटिक सिम्टम्स लंबे समय तक परसिस्ट कर गए, बने रह गए, जिसमें आता है हेलुसिनोजेन परसिस्टेंट परसेप्शन डिसऑर्डर, एचपीपीडी। एचपीपीडी वैसे तो रेयर कंडीशन है, पर इस कंडीशन में पेशेंट लंबे समय तक भी काफ़ी सारे हेलुसिनेटरी सिम्टम्स एक्सपीरियंस करता रहता है, जैसे काफ़ी सारे विजुअल फ्लैशबैक्स एक्सपीरियंस करता है, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को विजुलाइज करना, कुछ बड़े सारे कलर्स का एक्सपीरियंस होना, हेलो इफेक्ट जो आता है पेशेंट उसको महसूस करता है बार बार। काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो उसने पहले ट्रिप के दौरान महसूस किए थे, उसके फ्लैशबैक पेशेंट को आते रहते हैं। वैसे तो ये साइकोसिस के डिसऑर्डर के पार्ट नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हेलुसिनेटरी इफेक्ट्स ही मोस्टली पेशेंट एक्सपीरियंस करता है, पर अगर ये लंबे समय तक बने रह जाएं और पेशेंट के अंदर कई दूसरे तरह के तनाव आ जाएं, या पेशेंट का जो एलएसडी का जो यूज़ है वो भी थोड़ा बहुत बना रह जाए, या उसने काफ़ी समय तक ये एलएसडी यूज़ किया हो, तो हेलुसिनेटरी एक्सपीरियंसेस के साथ कई दूसरे साइकोटिक सिम्टम्स भी बाद में डेवलप हो सकते हैं। तो विजुअल डिस्टर्बेंस के अलावा इसमें डीपर्सनलाइजेशन की फीलिंग्स का होना, इंटेंस इमोशनल रिएक्शंस का होना, एंग्जाइटी, टेंशन, कन्फ्यूजन, ये सिम्टम्स आते हैं, जिससे कि पेशेंट की डे टू डे फंक्शनिंग भी अफेक्ट हो जाती है। तो मेनली तो इसके अंदर हेलुसिनेटरी इफेक्ट्स ही आ रहे हैं, पर कुछ दूसरे इमोशनल रिएक्शंस भी देखने में आएंगे ही। कितने समय तक ये कंडीशन बनी रह सकती है? कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये कंडीशन बनी रह सकती है, और बहुत रेयर केसेस में ये कई सालों तक भी बनी रह जाती है। अब एचपीपीडी वैसे तो उतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग एलएसडी का यूज़ हाई डोज में नहीं करते,
पर जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कर रहे हों या लंबे समय से कर रहे हों, उनमें एचपीपीडी ज़्यादा देखने में आता है। अब तीसरी कंडीशन होती है जब पेशेंट के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया या कोई दूसरा साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप हो जाए, जो कि इस वजह से होता है क्योंकि एलएसडी ने एक अंडरलाइंग, एक दबा हुआ साइकोटिक डिसऑर्डर ट्रिगर कर दिया और उसको फुल ब्लोन साइकोसिस में कन्वर्ट कर दिया। जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर, वो कई कारणों की वजह से देखने में आते हैं। आमतौर पर तो ट्रॉमा या कोई नेगेटिव लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसका कारण बनते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एक पेशेंट ने एक्सपीरियंस किया हो, जो कि सिम्टम्स के डेवलप होने से काफ़ी लंबे समय पहले से वो स्ट्रेसेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और किसी एक टाइम पर जब ब्रेन और माइंड इस स्ट्रेस का सामना नहीं कर पाता तो पेशेंट को साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप होता है। तो उन्हीं में से एक कारण एलएसडी भी हो सकता है। मतलब एलएसडी एक ऐसा कारण बनता है जो कि उन पेशेंट्स में स्किज़ोफ्रेनिया ला सकता है जिनमें पहले से ही कोई पर्सनैलिटी या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन मौजूद है, पर वो किसी और स्ट्रेस की वजह से बाहर नहीं आ रहा था डिसऑर्डर, या उसको थोड़ा शायद और समय लग जाता एक डिसऑर्डर के तौर पर निकलने में, पर एलएसडी ने एक ट्रिगर का काम कर दिया और वो डिसऑर्डर डेवलप हो गया। रिसर्च ऐसा बताता है कि जिन लोगों के फैमिली में किसी को साइकोटिक डिसऑर्डर है या कुछ दूसरे ऐसे डिसऑर्डर जिनमें साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं जैसे कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इन फैमिलीज में अगर कोई व्यक्ति एलएसडी ले रहा है तो उसके अंदर ये साइकोटिक डिसऑर्डर डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर चौथी कंडीशन आती है प्रोलॉन्ग्ड साइकोटिक रिएक्शंस की। जैसे पहले एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस का बताया था, जिसमें कुछ घंटों से कुछ दिनों तक ही साइकोटिक सिम्टम्स बने रहते हैं, उसी तरह प्रोलॉन्ग साइकोटिक सिम्टम्स वाले मामलों में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग जैसे सिम्टम्स लंबे समय तक बने रह सकते हैं एलएसडी छोड़ने के बाद भी। ध्यान दें, यहाँ पर जो बात की जा रही है वो उन लोगों के बारे में ज़्यादा बात किया जा रहा है जिन्होंने एलएसडी लेकर अगर छोड़ दिया और उसके बाद उनकी साइकोटिक कंडीशन कैसी बनी रही। हालांकि इनमें से बहुत से लोग बाद में भी एलएसडी लेते रहते हैं और लंबा टाइम तक लेने की वजह से उनके सिम्टम्स जाते नहीं, पर सिम्टम्स डेवलप क्यों हुए और किस तरह की कंडीशन उनको डेवलप हुई उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। और इस बात को ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि उन्होंने अगर एलएसडी छोड़ दिया तो उसके बाद की उनकी कंडीशन कैसे थी। तो पहले था कि एलएसडी लिया, उसके बाद एक्यूट रिएक्शंस आई, अब उसमें कई सारे साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। दूसरी कंडीशन में मैंने आपसे एचपीपीडी के बारे में बात किया, उसमें भी अगर ज़्यादा डोज में अगर ये एलएसडी लिया जाएगा तो हेलुसिनेटरी इफेक्ट्स आएंगे, पर उनमें जो मेनली जो सिम्टम्स हैं वो सिर्फ हेलुसिनेशंस के आते हैं और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन और इमोशनल रिएक्शंस। तीसरी कंडीशन की बात की जिसके अंदर जो दबा हुआ स्किज़ोफ्रेनिया था वो बाहर आ गया, उसमें भी हर तरह के साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं। चौथे की जो बात हो रही है उसमें वो सिम्टम्स की बात हो रही है जो एलएसडी के यूज़ के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स का आना और वो लंबे समय तक उनका बना रहना, जो कई महीनों से कई सालों तक बने रह सकते हैं, और पेशेंट बहुत माइल्ड इंटेंसिटी में थोड़े बहुत सिम्टम्स अक्सर एक्सपीरियंस करता रहता है, जैसे डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डीपर्सनलाइजेशन, डिसोसिएशंस के सिम्टम्स, थोड़ा बहुत अटेंशन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी या डिप्रेसिव स्टेट्स आ जाते हैं। मतलब पेशेंट ऐसा बताता है कि जब मैंने एलएसडी लिया था, मैंने 1 या 2 महीने लिया, उसके कुछ इतने इतने डोजेस लिए, उसके बाद मेरे को साइकोटिक सिम्टम्स आए। इस बात को 5 साल हो चुके हैं, बट 5 साल के बाद भी मैं थोड़ा बहुत वो सब जो प्रॉब्लम्स हैं फेस करता हूँ जो कि एलएसडी लेने की वजह से हुई थी। तो पेशेंट इस तरह से रिपोर्ट करता है जिसमें कि वो बताता है कि कई सालों से उसके अंदर ये साइकोटिक सिम्टम्स थोड़ी बहुत मात्रा में बने रह गए हैं। कभी कभी ये साइकोटिक सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, किसी किसी मामले में ये ज़्यादा ही देखने में आते हैं जिसमें कि इलाज की ज़रूरत पड़ती है, पर बहुत से पेशेंट छोटे मोटे सिम्टम्स के साथ मैनेज करते रहते हैं। अगेन इसमें भी जो कारण होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो यही होते हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा डोज में लिया या लंबे समय तक लिया, या फिर किसी तरह की कोई पर्सनैलिटी ट्रेट है जिसके इन्फ्लुएंस में पेशेंट लंबे समय तक ये लक्षण एक्सपीरियंस करता है। जैसे हो सकता है कि पेशेंट इमोशनली सेंसिटिव व्यक्ति रहा हो, या अगर उसके अंदर काफ़ी सारे फियर्स रहे हों, किसी तरह की साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी जिसकी वजह से लंबे समय तक ये सिम्टम्स बने रह जाते हैं। अब बात करेंगे कि क्या ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब क्या ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से कुछ लोगों में एलएसडी की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप होते हैं। पहला, जैसे कि बताया, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। अगर पहले से ही जीन्स मौजूद होंगे स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप करने के या साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप करने के चांस ज़्यादा होंगे, तो एलएसडी लेने से ये जो सिम्टम्स हैं ये जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं ये लंबे समय तक बने रहते हैं या इनसे स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। दूसरा कारण होता है
पहले से मौजूद कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन, जैसे पेशेंट को डिप्रेशन या एंग्जाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम थी या कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था जिसमें कि बहुत ज़्यादा इमोशनल और मूड फ्लक्चुएशंस आती हैं, पेशेंट के अंदर इम्पल्सिविटी होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पहले से ही मौजूद होती हैं। ऐसे में अगर एलएसडी लिया जाएगा तो चांस ज़्यादा है कि पेशेंट काफ़ी साइकोटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ब्रेन के अंदर जो सेरोटोनिन और डोपामिन की जो एक्टिविटी है वो थोड़े इम्बैलेंस में चल रही थी। कहीं ना कहीं उसकी ब्रेन केमिस्ट्री और ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स के जो आपस के सर्किट और नेटवर्क हैं वो हेल्दी तरीके से काम नहीं कर रहे थे। तो एलएसडी ने आकर उस एबनॉर्मल कनेक्शन को और ज़्यादा एबनॉर्मल बना दिया और इस वजह से और नए सिम्टम्स डेवलप हो गए। फिर तीसरा जो मैंने पिछले कई मामलों में बताया कि हाई फ्रिक्वेंसी में यूज़ करना और हैवी डोज में यूज़ करना, लंबे समय तक इस्तेमाल में लाना और ज़्यादा डोज लेना, इस वजह से तो पेशेंट के अंदर साइकोटिक सिम्टम्स का रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। कई लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा डोज में तो नहीं लेते पर लंबे समय से ले रहे हैं, इन लोगों में भी साइकोटिक सिम्टम्स के चांस हाई रहते हैं। अब एक और बड़ा एक रिस्क फैक्टर होता है जो बड़ा सुनने में अजीब और इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, वो है कि किस सेटिंग में, किस सिचुएशन में पेशेंट ने जो है ये एलएसडी लिया। मतलब कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं जहां अगर एलएसडी लिया जाएगा तो उसमें इंटेंस नेगेटिव रिएक्शंस ज़्यादा आएंगी। जैसे भीड़ भाड़ वाले माहौल में लिया गया, लड़ाई के माहौल में लिया गया, गुस्सा किया, किसी से फाइट हो गई और उसके बाद एकदम से ले लिया, किसी तरह का फेलियर एक्सपीरियंस किया और किसी बार में जाके या किसी और ऐसे क्लब में जाकर कहीं ले लिया, किसी तरह का रिलेशनशिप में ब्रेकअप होता है, डिवोर्स हो जाता है या किसी से कोई अनबन हो जाती है, उस दौरान एक व्यक्ति बहुत डिप्रेस चल रहा था, डिप्रेसिव रिएक्शन थी और फिर उससे कोप करने के लिए, उस फीलिंग का सामना करने के लिए एलएसडी ले लिया। तो ऐसी सिचुएशंस में जो नेगेटिव ट्रिप्स होती हैं, बैड ट्रिप्स होती हैं, उनकी संभावना ज़्यादा बनी रहती है। फिर एक और कारण होता है पॉली सब्सटेंस यूज, मतलब एलएसडी के अलावा कुछ और दूसरे ड्रग्स भी लिए गए अगर, जैसे कैनेबिस ले लिया, मैरिजुआना या फिर एम्फेटामीन्स लिए, तो इन सब अलग अलग ड्रग्स की प्रेजेंस में, चाहे वो एक टाइम पर ना लिए गए हों, अलग अलग टाइम पर ही कोई व्यक्ति लेता हो, पर फिर भी उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, रिस्क ज़्यादा बना रहता है ऐसे में। फिर एक और फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है एज। युवाओं में, एडोलेसेंट्स में एलएसडी की वजह से साइकोटिक रिएक्शंस का रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो थोड़ा सेंसिटिव है, अभी डेवलपिंग फेज में है, अभी इमोशंस और उसकी थिंकिंग जो है पूरी डेवलप नहीं हुई है। तो ऐसे में एलएसडी से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उसको पेशेंट का जो ब्रेन है वो टॉलरेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो युवा है, यंग है अभी, तो वो समझ नहीं पाता उसके साथ क्या हो रहा है और हो सकता है कि किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के इम्पैक्ट में लिया हो। तो ऐसे में जो साइकोटिक रिएक्शंस हैं उसकी संभावना ज़्यादा रहती है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि कैसे इस तरह से जो एलएसडी की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स आए उनका इलाज कैसे किया जाता है। अब कुछ पेशेंट्स होंगे जिनको कि बहुत इंटेंस सिम्टम्स आएंगे, तो इनको तो एकदम इमरजेंसी में एडमिट करना ज़रूरी है, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, इनके बॉडी को डिटॉक्स करना पड़ेगा। हो सकता है कि इतने इंटेंस एक्सपीरियंस को वो टॉलरेट ना कर पा रहे हो, तो ऐसे में उनको सुलाना पड़े, बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ देकर उनको कुछ घंटों के लिए सुलाया जा सकता है। और ऐसे में थोड़ा सपोर्टिव और थोड़ा काम रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट अगर आसपास मौजूद होगा तो पेशेंट को कोप करने में मदद मिलती है। फिर ट्रीटमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा कि पेशेंट का ढंग से एक साइकेट्रिक इवेल्यूएशन किया जाए। पेशेंट पर कुछ टेस्ट करने होंगे जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करेगा, जांचा जाएगा कि पेशेंट को कितने समय से ये एलएसडी लेने की आदत है, किस तरह के ड्रग्स लेता है, पहले किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पेशेंट का पर्सनैलिटी टेस्टिंग किया जाएगा, उसके मेंटल हेल्थ कंडीशंस की टेस्टिंग होगी, जांच पड़ताल होगी कि पेशेंट का किस तरह का हिस्ट्री रहा है, कैसे उसका फैमिली एनवायरनमेंट रहा है, ऑक्यूपेशनल पर्सनल हिस्ट्री, काफ़ी सारे हिस्ट्री और दूसरे एस्पेक्ट्स जानने के बाद पेशेंट के बारे में सही तरह का इलाज प्लान किया जाएगा और उसी हिसाब से पेशेंट का प्रोग्नोसिस बनेगा। मतलब कि पेशेंट के अंदर रिकवरी के कितने चांस हैं, पेशेंट किस तरह से रिकवर करेगा, कितना करेगा, ये सब तभी पता चल सकता है जब डॉक्टर्स को पेशेंट के बारे में ये सारे चीज़ों की जानकारी होगी। फिर इसके बाद पेशेंट को दवाइयाँ दी जाएंगी, पेशेंट को एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ देंगे डॉक्टर, साथ ही कुछ एसएसआरआई दवाइयाँ देंगे जो कि उसके मूड के अंदर और इमोशंस के अंदर आने वाले इम्बैलेंस को कंट्रोल करेंगी। मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ दी जाएंगी या फिर उसको बेंजोडाइजेपिन दवाइयाँ दी जाएंगी ताकि उसको शांत किया जा सके, रिलैक्स करे, वो गुस्सा, उत्तेजना और जो इतनी रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी है उसको कम करने में मदद मिलेगी बेंजोडाइजेपिन की मदद से। फिर इसी के साथ जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और वो थोड़े बहुत मान लीजिए साइकोटिक सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहा है या फिर उसके
लाइफ में काफ़ी सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उससे वो जूझ रहा है या उसके अंदर दोबारा से एलएसडी लेने का रिस्क अगर मौजूद है, तो ऐसे मामलों में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मतलब जो साइकोथेरेपी होती है, वो दी जानी ज़रूरी है। क्योंकि उससे पेशेंट अपने ऊपर साइकोलॉजिकल वर्क कर सकता है। डॉक्टर और थेरेपिस्ट भी जान सकते हैं कि पेशेंट का थिंकिंग और बिहेवियर पैटर्न और स्टाइल कैसा है, और उसी बेसिस पर पेशेंट अपने अंदर एक बदलाव लाता है जिससे कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा बेहतर बनाए और जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, स्ट्रेसेस चल रहे हैं, उनको एक बेहतर ढंग से हैंडल करके अपने अंदर बदलाव लाके अपने को ओवरऑल मैनेज कर सके, जिससे कि एलएसडी की ज़रूरत कम हो जाए और साथ ही पेशेंट को अपने एलएसडी और कुछ दूसरे जो भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस हैं जो वो लेता है, उनको भी दूर करने के लिए प्रयास लेने होंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो रिलैप्स के रिस्क बने रहेंगे, और रिलैप्स सिर्फ ड्रग का ही नहीं होगा, साथ ही ड्रग की वजह से आने वाले साइकोटिक सिम्टम्स का भी रिलैप्स होगा। इसीलिए पेशेंट को अपने सिम्टम्स मैनेज करने के लिए थेरेपी लेनी पड़ेगी। साथ ही जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि पेशेंट को फॉलो करना पड़ेगी, वो है एब्स्टिनेंस। मतलब पूरी तरह से ये एलएसडी और जो भी ड्रग्स लेता है पेशेंट, उनको लेना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी और फर्दर रिस्क को प्रिवेंट करने के लिए कि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो या इस तरह की प्रॉब्लम और ना बढ़े, उसके लिए सबसे बेस्ट यही है कि पेशेंट इस तरह के ड्रग लेना बिल्कुल बंद कर दे। तो जितना अच्छे से पेशेंट ने अपनी कंडीशन को समझा होगा, जाना होगा, जितने अच्छे से वो समझ जाएगा कि उसको ड्रग लेने के क्या बुरे असर आए, किस तरह से वो उसकी लाइफ ख़राब हो गई, अगर पेशेंट के अंदर ये इनसाइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो पेशेंट दोबारा से इस तरह के ड्रग्स नहीं लेगा, जिससे कि वो अपनी लाइफ को स्टेबल बना लेगा। तो इसलिए पेशेंट के लिए ज़रूरी होता है कि वो एप्रोप्रिएट इंसाइट रख के खुद को एजुकेट करे इन सब चीज़ों पर, और फिर पूरी तरह से इन ड्रग्स को लेना बंद कर दे। अब यहाँ कुछ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एलएसडी और साइकोसिस के बारे में समझे जा सकते हैं। जैसे कई लोगों का ऐसा मानना है कि एलएसडी लेने से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, एनलाइटनमेंट हो सकती है, इससे काफ़ी थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं, और यही एक वजह होती है कि क्यों बहुत से लोग एलएसडी लेने के लिए मोटिवेट होते हैं। हाल ही में कुछ ऐसी रिसर्च भी हो रही हैं जिनमें कि एलएसडी का असर मेंटल हेल्थ कंडीशंस पर देखा जा रहा है, जिसमें कि डॉक्टर ऐसा एक प्रॉमिस देखते हैं कि एलएसडी को अगर बहुत लो डोजेस पे और बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अगर दिया जाए तो वो लोगों के मेंटल हेल्थ कंडीशंस को ठीक कर सकता है, खासकर कि ऐसी कंडीशंस जो कि पेशेंट्स में लंबे समय से बनी हुई हैं, जैसे कि पीटीएसडी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी, कुछ ऐसे एंग्जाइटी रिलेटेड या स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस जिनमें एलएसडी एक थेरेप्यूटिक बेनिफिट दे सकता है। जहां तक बात आती है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस की, तो कहने को तो ये एक्सपीरियंसेस को एक लेबल दिया जा सकता है कि हाँ ये स्पिरिचुअल नेचर के हैं, पर एक्चुअल में वो सिर्फ ब्रेन के अंदर होने वाली परसेप्चुअल ऑल्टरेशंस और डिस्टॉर्शंस ही होती हैं। और क्योंकि एलएसडी का जो यूज़ है वो लोग बहुत ही अनकंट्रोल्ड मैनर में कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी सिचुएशन में एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सी एक्सपीरियंस की हो पेशेंट ने, पर उस एक्सपीरियंस को दोबारा से जीने के लिए, दोबारा से उसको पैदा करने के लिए पेशेंट कई बार ज़्यादा एलएसडी का सेवन कर सकता है, जिससे कि उसके अंदर साइकोटिक सिम्टम्स एक डिस्टर्बेंस ला सकते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार कई लोग इनको सिर्फ 1 या 2 बार ही एक्सपीरियंस करते हैं। हो सकता है कि उस टाइम वो थोड़े एक्सपेरिमेंटल होंगे, थोड़े से वो पॉजिटिव मूड में होंगे, दोस्तों के साथ थोड़ा मिलजुल कर किसी वजह से अच्छे मूड में उन्होंने एलएसडी लिया होगा। तो उस टाइम की सिचुएशन क्योंकि उस पेशेंट की अच्छी थी, इसलिए उसको शायद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुए। पर ज़्यादातर मामलों में अब ये पेशेंट जो है ये बुरे हालात में ये एलएसडी लेगा, और बुरे हालातों में जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर एलएसडी इस तरह से लिया जाएगा तो वो काफ़ी नेगेटिव रिएक्शंस ला सकता है। इसीलिए पेशेंट की जो सिचुएशन होती है, सेटिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट होता है, वो बहुत मैटर करता है कि किस तरह के असर पेशेंट एक एलएसडी के डोज से एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर दूसरा इसमें एक ये भी पहलू आता है कि इसमें इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी देखी जाती है। मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। अब मान लीजिए कुछ लोगों ने एलएसडी लिया, थोड़ा थोड़ा डोज में लेते रहे और उनको कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आई। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं, या तो उनमें डिसऑर्डर डेवलप हो सकता है जैसे कि साइकोटिक डिसऑर्डर या कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर, या उनकी जो मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं वो और भी ज़्यादा बुरी हो सकती हैं, या अगर थोड़ी बहुत लेवल पर भी ऐसे साइकोटिक सिम्टम बने रह जाएं तो भी हो सकता है लंबे समय तक वो पेशेंट इनको एक्सपीरियंस करे। तो अलग अलग तरह के लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबकी मेंटेलिटी, टेम्परामेंट, पर्सनैलिटी अलग अलग है, उसी हिसाब से उनके सिम्टम्स भी होंगे। तो ऐसे में देखा देखी में ये नहीं कहा जा सकता कि अगर दूसरा ले रहा है, दूसरे के ऊपर अगर बहुत बुरे असर नहीं आए तो मेरे ऊपर भी नहीं आएंगे। और इसी धोखे में कई लोग ये एलएसडी ले लेते हैं और इसके अच्छे एक्सपीरियंस के चक्कर में वो उल्टा कर देते हैं।
मतलब वो बहुत ही बुरे से सिम्टम्स एक्सपीरियंस करने लगते हैं। और किसी पेशेंट को देखकर ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई अच्छा ये अगर इतने डोज में एलएसडी लेगा तो इस पर क्या असर आएगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एलएसडी लेना बंद नहीं करता तो भी वो अच्छा से मेंटेन करता है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये स्ट्रिक्ट इंडिकेशन हो सकती है कि इनको एलएसडी लेना बंद करना होगा, नहीं तो ये बहुत बुरी कंडीशन में आएंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के कंडीशंस होती हैं, इसीलिए पेशेंट की हिस्ट्री को देखकर, पेशेंट की ओवरऑल मेंटल कंडीशन को देखकर, पेशेंट की प्रेजेंट लाइफ सिचुएशन को देखकर जज किया जा सकता है कि वो किस तरह के मेंटल कंडीशन एक्सपीरियंस करेगा और उसका फ्यूचर कैसा होगा और ऐसे में क्या डिसीजन लिए जाने चाहिए एलएसडी को लेकर। तो ये रही पूरी डिस्कशन एलएसडी और साइकोसिस के रिलेशनशिप पर। उम्मीद है ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।